तो देखिए, आज हम लोग कोलिजन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि कोलिजन थ्योरी क्या है अपन की। ये तो कल मैंने आपको बता दिया था, सारा मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन वाला कर्व वाला बता दिया था ना कल मैंने आप लोगों को। यस सर। ये अपन का हो गया था कि दो टेम्परेचर पर हम लोगों ने कर्व बनाया था। ये अपन का EA, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, और ये आपका T2 टेम्परेचर पर कर्व फ्लैट हो जाता है। ये कल मैंने बात करी थी आप लोगों से। और फ्रैक्शन जो है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। कोलिजन थ्योरी में क्या रिक्वायरमेंट है किसी रिएक्शन के लिए? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर ए रिएक्शन? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर ए रिएक्शन? रिएक्शन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? ये अपन यदि देखें तो क्या क्या चीजें किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए चाहिए। एक तो मॉलिक्यूल शुड कोलाइड, मॉलिक्यूल की आपस में क्या होनी चाहिए? कोलिजन होनी चाहिए। जब मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होगी तभी जाकर कोई रिएक्शन क्या होगी आपकी? कंप्लीट होगी। तो पहली कंडीशन किसी भी रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूल शुड कोलाइड, एक दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में क्या होनी चाहिए? कोलिजन होनी चाहिए। सेकंड, ये इस तरह से देखिए, कोलिजन हो रही है आपकी, मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर हो रही है नहीं हो रही है? देख पा रहे हैं आप लोग? लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास एनर्जी किससे कम हो? आपकी एक्टिवेशन एनर्जी से कम हो। तो ऐसी कोलिजन का कोई फायदा नहीं है। कोलिजन जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए सफिशिएंट एनर्जी के साथ। दैट मीन्स ओनली दोज कोलिजन्स आर इफेक्टिव इन विच मॉलिक्यूल हैव सफिशिएंट एनर्जी। ओनली those collisions are effective, those collisions are effective in which molecule have sufficient energy। दो कंडीशन है, दो रिक्वायरमेंट है किसी रिएक्शन के लिए। और वो दो रिक्वायरमेंट क्या क्या है स्टूडेंट? पहली रिक्वायरमेंट तो है मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या करने चाहिए? कोलाइड करने चाहिए। आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों को? यस सर, आ रही है। मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करने चाहिए, और मॉलिक्यूल की कोलिजन के साथ साथ जो कोलिजन होनी चाहिए वो उन मॉलिक्यूल के बीच में होनी चाहिए जिनकी एनर्जी कैसी हो? आपकी सफिशिएंट एनर्जी हो। ये क्या हो गया भाई? एक बार देखें। हाँ जी, देखिए, कोलिजन थ्योरी जो थी ये चीज तो दो चीजों पर बेस्ड हो गई। किसी रिएक्शन के लिए दो रिक्वायरमेंट हो गई आपकी, और वो दो रिक्वायरमेंट क्या क्या हो गई? एक तो मॉलिक्यूल कोलाइड होने चाहिए, मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होनी चाहिए, और दूसरी कोलिजन सफिशिएंट एनर्जी के साथ होनी चाहिए। ये जो कोलिजन थ्योरी थी, ये कोलिजन थ्योरी किन दो साइंटिस्टों के द्वारा डेवलप की गई थी? एक तो मैक्स ट्रॉन्स थे और दूसरे थे विलियम लुइस। मैक्स ट्रॉन्स और विलियम लुइस के द्वारा इस कोलिजन थ्योरी को डेवलप किया गया था। उनके द्वारा इस कोलिजन थ्योरी को बनाया गया था। ये दो साइंटिस्ट हैं। 1916 से लेकर 1918 के बीच में ये थ्योरी डेवलप की गई थी, कोलिजन थ्योरी। क्या था इस कोलिजन थ्योरी में? क्या इसके पॉइंट्स थे? मेन पोस्टुलेट क्या थे? ये जो थ्योरी थी, ये थ्योरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर डिपेंड है, जिसे हम KTG बोलते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहता है, इसके बारे में यदि अपन बात करें तो ये जो अजम्पशन करता है, इसकी जो पोस्टुलेट है, अजम्पशंस है कोलिजन थ्योरी की, वो कोलिजन थ्योरी की अजम्पशंस ये है कि मॉलिक्यूल्स आर द हार्ड स्फीयर।
मॉलिक्यूल जो है, उन मॉलिक्यूल को ये थ्योरी क्या मानकर चलती है, क्या मानती है कोलिजन थ्योरी? हार्ड स्फीयर, ठोस गोले हैं वो मॉलिक्यूल। कैसे हैं आपके? ठोस गोले हैं। और उन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है आपकी? उन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगी? कोलिजन होगी। तो मॉलिक्यूल्स आर हार्ड स्फीयर। रिएक्शन अकर व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड। रिएक्शन कब होगी? जब ये मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, आपस में टकराएंगे, तब जाकर कोई रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी। इट इज क्लियर? तो कोलिजन थ्योरी की अजम्पशंस क्या है? कोलिजन थ्योरी केटीजी पर बेस्ड है। इसकी अजम्पशन ये है कि मॉलिक्यूल्स आर हार्ड स्फीयर, मॉलिक्यूल ठोस गोले हैं, और रिएक्शन कब होगी? जब ये मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे? आपके कोलाइड करेंगे, आपस में टकराएंगे, तब जाकर इनके बीच में क्या होगी? रिएक्शन होगी। देखिए, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, क्या इंक्रीज करते हैं? टेम्परेचर। स्टूडेंट, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो मॉलिक्यूल है, उन मॉलिक्यूल का क्या इंक्रीज होगा? आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। क्या इंक्रीज होगी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके? टेम्परेचर के। टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी किसके? टेम्परेचर के। टेम्परेचर। अब आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीजेस नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम में नंबर ऑफ कोलिजन आपकी क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। और जब पर यूनिट टाइम में नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगी, तो जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन ओनली इंक्रीज बाय 3%। मात्र रेट ऑफ रिएक्शन कितना परसेंट इंक्रीज होना चाहिए? 3% इंक्रीज होना चाहिए। 3%। लेकिन स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था, याद हो तो, कि जब हम टेम्परेचर कितना राइज करते हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, तो रेट कितना हो जाता है? डबल टू ट्रिपल का मतलब है 200% से लेकर कितना हो जाता है? 300%। और यहां मात्र कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है? 3। इसका मतलब यह हुआ कि भैया काइनेटिक एनर्जी अकेला एक फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है। केवल कोलिजन एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। कोई और बात है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? आपका इंक्रीज होगा। ये पूरा समझ में आया क्या आपको? यस सर। ये पूरा समझ में आया क्या आप लोगों को? यस सर। देखिए, मैं दोबारा से बताता हूं आपको। हम ये कह रहे हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल की क्या बढ़ेगी स्टूडेंट? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर यूनिट टाइम पर क्या इंक्रीज होती है? आपकी कोलिजन इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ कोलिजन। लेकिन इनकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन मात्र कितना परसेंट बढ़ता है? 3%। लेकिन पहले मैंने जब बताया था तो उसके हिसाब से तो रेट कितना बढ़ना चाहिए था? 200% से 300% भाई 2 to 3 टाइम का मतलब 200 से 300% हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। यस सर। इतना इंक्रीज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो अब क्या चीजें हैं? Hence the increase in rate of reaction is not simply due to increase in collision frequency। तो केवल कोलिजन फ्रीक्वेंसी आगे मैं डिफाइन करूंगा क्या होता है। तो केवल अभिक्रिया का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ इस वजह से इंक्रीज नहीं होता कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाए। तो अब कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट दो चीजों पर डिपेंड करती है स्टूडेंट। रेट कितने चीजों पर डिपेंड करेगी? दो चीजों पर। एक है कोलिजन फ्रीक्वेंसी और दूसरा है इफेक्टिव कोलिजन। एक तो क्या है आपका?
कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, और दूसरा है आपका क्या, इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कॉलिजन। अब पहले तो पढ़ते हैं कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के बाद पढ़ेंगे कि इफेक्टिव कॉलिजन्स क्या है। इन दोनों चीजों को पढ़ते हैं। तो देखिए, व्हाट इज द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसे मैं किससे डिनोट कर रहा हूं स्टूडेंट, जेड से। The number of collisions that take place per second per unit volume of the reaction mixture। ये collision frequency की definition आपसे पूछी जा सकती है स्टूडेंट। The number of collisions that take place per second per unit volume of the reaction mixture। कोई reaction mixture है अपन का, उस reaction mixture के per unit volume में पर सेकेंड कितनी कोलिजन्स हो रही हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। इट इज क्लियर? यस सर। The number of collisions that take place per second per unit volume of the reaction mixture is known as collision frequency। Definition याद हो जाएगी? यस सर। In bimolecular reaction, किसी बाइमोलिकुलर रिएक्शन के लिए इस collision frequency की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? 10 to power 25 से लेकर कितनी होती है? 10 to power 28। बेटा, यदि इतनी सारी कोलिजन एक सेकंड में हो रही है तो किसी रिएक्शन को विद इन सेकंड कंप्लीट हो जाना चाहिए। किसी रिएक्शन को क्या हो जाना चाहिए? विद इन सेकंड कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कोलिजन तो बहुत सारी हो रही है, लेकिन ये सारी कोलिजन किसमें कन्वर्ट नहीं हो रही है? ऑल दीज कोलिजन्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। समझ में आ रही है बात? मैं ये कह रहा हूं कि किसी बाइमॉलिक्यूलर गैसियस रिएक्शन के लिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 10 to power 25 से लेकर 25। यानी एक सेकंड में 1 लीटर वॉल्यूम में इतनी सारी कोलिजन हो रही है। अरे भैया, इतनी सारी कोलिजन आप जीरो लगाते जाओ, गिन भी नहीं पाओगे। इतनी सारी कोलिजन यदि हो रही है तो किसी रिएक्शन को सेकंडों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। किसमें कंप्लीट हो जाना चाहिए? सेकंडों में। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इतनी सारी कोलिजन हो रही हैं, ये ऑल दीज कोलिजन्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये सभी कोलिजन किसमें कन्वर्ट नहीं हो रही है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं है। इट इज क्लियर यहां तक? यस सर। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। अब जब ये सब कोलिजन्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रही है तो फिर आगे क्या किया जाए? देखिए, इफ ऑल कोलिजन्स आर इफेक्टिव द रिएक्शन मस्ट बी वेरी फास्ट। यदि ये सभी कोलिजन कैसी हैं आपकी? इफेक्टिव हैं। इफेक्टिव। तो फिर रिएक्शन को कैसा होना चाहिए? बहुत फास्ट होना चाहिए। मैंने कहा कि विद इन सेकेंड कंप्लीट हो जानी चाहिए। कैसी कंप्लीट हो जानी चाहिए? विद इन सेकेंड। लेकिन क्या कोई रिएक्शन इतनी जल्दी फास्ट हो रही है? नहीं हो रही। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। थ्योरी तो कह रही है हमारी, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या कह रहे हैं? इसका मतलब यह है कि all the collisions of the reacting species at a given temperature are not effective। ये सभी जो collisions हैं, ये collisions क्या नहीं है आपकी? effective नहीं है। क्या नहीं है स्टूडेंट? ये collisions आपकी
इफेक्टिव नहीं। तो कौन सी कोलिजन इफेक्टिव है? तो मैंने कहा ना, दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो किस पर डिपेंड कर रहा है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर। कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और दूसरा डिपेंड कर रहा है किस पर? इफेक्टिव कोलिजन्स। कोलिजन। किस पर डिपेंड कर रहा है? इफेक्टिव कोलिजन्स पर। इफेक्टिव कोलिजन। अब देखिए, इन एक्चुअल प्रैक्टिस मोस्ट केमिकल रिएक्शन टेक मच लॉन्गर, बहुत समय लेती है रिएक्शन को होने में। तो वो रीजन वही है कि सारी रिएक्शन और सारी जो कोलिजन हो रही है, जितनी भी टक्कर हो रही है, वो सारी टक्कर इफेक्टिव नहीं है। तो स्टूडेंट क्या होगा? अब इफेक्टिव कोलिजन्स पर आते हैं। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ कोलिजन इज थ्योरी इज दैट रिएक्टिंग स्पीसीज मस्ट कोलाइड। बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही है कि रिएक्टिंग जो स्पीसीज है वो कोलाइड करनी चाहिए, टकरानी चाहिए। लेकिन ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द कोलिजन इज इफेक्टिव। बहुत सारी टक्कर हो रही है, लेकिन वो सारी टक्कर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रही है। केवल उनका थोड़ा सा फ्रैक्शन ही क्या है आपका स्टूडेंट? इफेक्टिव है। ओनली स्मॉल फ्रैक्शन इज इफेक्टिव। ओनली स्मॉल फ्रैक्शन इज इफेक्टिव। और इफेक्टिव कोलिजन्स जो है, मोर और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। इफ द एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इज लेस, कोलिजन विल बी इनइफेक्टिव। इफेक्टिव कोलिजन्स किनके बीच में होगी? मैंने पहले ही बताया, द मॉलिक्यूल्स which have energy equal or greater than activation energy have effective collisions। तो केवल कौन से मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन इफेक्टिव होगी बेटा? जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अब देखिए, टक्कर तो बहुत सारी हो रही है, टक्कर इन दो मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है, लेकिन बेटा इनकी एनर्जी यदि किससे कम है? किससे कम है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगी? क्या ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगी? क्या ओनली दोज कोलिजन्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इन विच मॉलिक्यूल्स हैव सफिशिएंट एनर्जी। जिनमें मॉलिक्यूल के पास क्या होनी चाहिए? सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सफिशिएंट एनर्जी। और उस सफिशिएंट एनर्जी का नाम क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। उस सफिशिएंट एनर्जी का नाम क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज क्लियर? और बेटा ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन अपन दिखाते हैं E माइनस EA अपॉन RT से। ये इफेक्टिव कोलिजन का फ्रैक्शन है। ये किसका फ्रैक्शन है? इफेक्टिव कोलिजन का फ्रैक्शन है। इट इज क्लियर? इट इज क्लियर? Thus the energy of collision determines the possibility of reaction। तो जो कोलिजन की एनर्जी है वो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी को डिटरमाइन करती है, रिएक्शन की संभावना को दिखाती है। The colliding molecule should possess a certain amount of energy to give product। This amount of energy is known as threshold energy भी कह सकते हैं इसे, और या फिर इसे आप क्या कह सकते हो? एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड और या फिर क्या कह सकते हो? एक्टिवेशन एनर्जी। द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल शुड possess a certain minimum amount of energy to give a product। एक मिनिमम अमाउंट होनी चाहिए, और उस मिनिमम अमाउंट को अपन क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। और इससे ज्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो मिनिमम होनी ही चाहिए, तभी जाकर वो मॉलिक्यूल आपके किस में कन्वर्ट होंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अदरवाइज वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट
नहीं होंगे। नहीं होंगे। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपके, बताइए। यस सर। अब देखिए, रिक्वायरमेंट फॉर ए बायोमॉलिक्यूल रिएक्शन, कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, कोलिजन होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एनर्जी रिक्वायरमेंट, मैंने बताया नहीं, ये देखिए अब ये आप पत्थर को टक्कर मार रहा है नहीं मार रहा है। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट कौन सी है? एनर्जी रिक्वायरमेंट है। अब ये मॉलिक्यूल समझ लो, इस मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल के पास जब तक सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी तब तक ये किसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इस मॉलिक्यूल के पास क्या होनी चाहिए? मिनिमम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। और उस मिनिमम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहा जाएगा स्टूडेंट? एक्टिवेशन। ये कितना भी धक्का मार ले तब तक ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता जब तक कि इस मॉलिक्यूल के पास क्या नहीं हो? आपकी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं हो। क्या नहीं हो? एक्टिवेशन एनर्जी। बात समझ में आ गई आपके? तो क्या क्या रिक्वायरमेंट हो गई? एक तो कोलिजन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कोलिजन। लेकिन कोलिजन के साथ साथ उन मॉलिक्यूल के पास क्या भी होनी चाहिए? सफिशिएंट एनर्जी। सफिशिएंट एनर्जी भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सफिशिएंट एनर्जी। सफिशिएंट एनर्जी के बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टूडेंट, और वो है आपका ओरिएंटेशन। क्या है? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है कि चलो मॉलिक्यूल के पास सफिशिएंट एनर्जी भी आ गई। क्या भी आ गई? सफिशिएंट एनर्जी। लेकिन भैया सफिशिएंट एनर्जी से ही काम नहीं चलने वाला है। मॉलिक्यूल एक प्रॉपर डायरेक्शन से कोलाइड करने चाहिए। किससे कोलाइड करने चाहिए? प्रॉपर डायरेक्शन। बेटा इसका मैं एग्जांपल आपको जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझाऊंगा कि किस तरह से एक रिएक्शन में प्रॉपर डायरेक्शन या प्रॉपर ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं यहां पर भी समझाने की कोशिश करता हूं। एक रिएक्शन हो रही है इस तरह से, ए बी मॉलिक्यूल है और ए टू बी मॉलिक्यूल है, दोनों के पास सफिशिएंट एनर्जी है। रिएक्शन हो गई, ए बी टू बन गया और क्या बन गया आपका? ए टू बन गया। अब देखिए इस तरह से कोलाइड कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग? एक मॉलिक्यूल तो ये हो गया ए टू बी और एक ए बी हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अब देखिए ये ए और बी, ये इस तरह से कोलिजन हो गई इनके बीच में, हो गई कि नहीं हो गई कोलिजन? और प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? प्रोडक्ट। नहीं आया समझ में? दोबारा बताऊं? देखिए ये दो मॉलिक्यूल है कि नहीं? ये दो मॉलिक्यूल ए बी और ए टू बी, इनके बीच में रिएक्शन करवानी है अपन को। इनके बीच में क्या करवानी है? रिएक्शन। अब देखिए रिएक्शन करवाते हैं। ये आपका आ गए दोनों मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट आ गए ए टू बी और ए बी, ये आपस में कोलिजन कर रहे हैं, टकराए आपस में, कोलिजन हुई दोनों के बीच में। और कोलिजन होने के बाद देखिए ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। क्या प्रोडक्ट बना? क्या प्रोडक्ट बना? क्या प्रोडक्ट बना? क्या? तो ये इनइफेक्टिव कोलिजन हो गई। क्या हो गई? ये आपकी इनइफेक्टिव कोलिजन, क्योंकि ये प्रॉपर डायरेक्शन से नहीं टकराए। किससे कोलिजन, किससे नहीं हुई? प्रॉपर डायरेक्शन से। प्रॉपर डायरेक्शन से कोलिजन नहीं हुई, इस वजह से ये इनइफेक्टिव कोलिजन हो गई, अप्रभावी। प्रोडक्ट बना ही नहीं। ये प्रोडक्ट तो ए टू बी है और ये ए बी है, जबकि मेरा तो क्या बनना चाहिए था? ए बी टू बनना चाहिए था। और क्या बनना चाहिए था? ए टू बनना चाहिए था। यानी ए के साथ कोलाइड करना चाहिए था, ए के साथ टकराना चाहिए था। टकराना चाहिए था नहीं टकराना चाहिए था? तो अब देखिए अब दोबारा कैसे हो रही है, देखिए अब दोबारा देखिए। अब इस तरह से है रिएक्टेंट,
और अब इस तरह से हुई कोलिजन इनके बीच में। अब ये आपका देखिए इस तरह से हो गया कि नहीं हो गया? ए बन गया और एक प्रोडक्ट आपका ये बन गया कि नहीं बन गया? पहले यहां बी ए था, अब है ए बी, है कि नहीं है? तो अब ये वाली कोलिजन आपकी इफेक्टिव कोलिजन है। कैसी कोलिजन है? इफेक्टिव। तो स्टूडेंट सफिशिएंट एनर्जी से ही काम नहीं चलेगा। किससे काम नहीं चलेगा? सफिशिएंट एनर्जी। सफिशिएंट एनर्जी के साथ साथ क्या होना चाहिए? इफेक्टिव कोलिजन। ओरिएंटेशन। इफेक्टिव कोलिजन नहीं, प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या होना चाहिए? प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो स्टूडेंट तीन चीजें हो गई। तीन चीजें हो गई। एक तो कोलिजन हो गई कि नहीं हो गई? कोलिजन के बाद मॉलिक्यूल के पास क्या होनी चाहिए? सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। और सफिशिएंट एनर्जी के बाद उनका ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। इट इज क्लियर? यस सर। देखिए एक रिएक्शन है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगी। ये आपका CH3Br है। क्या है आपका ये? Br की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है तो Br पर नेगेटिव और कार्बन पर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। इसकी रिएक्शन में OH माइनस के साथ करवा रहा हूं। किसके साथ करवा रहा हूं? OH माइनस। अब ये दो तरह से होती है, या तो ये फ्रंट साइड से अटैक करे। कौन सी साइड से अटैक करे? जहां से Br निकल रहा है। और या फिर ये Br के कौन सी साइड से अटैक करे? बैक साइड से। फ्रंट साइड से अटैक जब करता है तो प्रोडक्ट नहीं करेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और जब बैक साइड से अटैक करेगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि भैया ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिएंटेशन क्या है आपका? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दो तरह से इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, Br माइनस और OH माइनस दोनों ने फ्रंट साइड से अटैक किया। कौन सी साइड से अटैक किया? फ्रंट साइड से। फ्रंट साइड अटैक। और फ्रंट साइड से अटैक करेगा नहीं, ये इस डायरेक्शन से, जहां से Br निकला वहीं से। तो भैया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? प्रोडक्ट। क्योंकि ये Br माइनस और OH माइनस दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्सन। लेकिन यदि ये कौन सी साइड से अटैक करे स्टूडेंट? कौन सी साइड से अटैक करे? बैक साइड से। बैक साइड अटैक करे। बैक साइड का मतलब है कि OH माइनस Br के अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करे। ब्लू कलर से दिखाया है मैंने, दिखाया नहीं दिखाया? तो अब इंटरमीडिएट बन गया। इंटरमीडिएट को तो मारो गोली। यहां से Br हट गया। क्या हट गया आपका? Br। और उसकी जगह क्या आ गया आपका? OH आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? और Br माइनस बाहर निकल गया। यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? प्रोडक्ट का। इट इज क्लियर? इट इज क्लियर? तो स्टूडेंट आपने देखा कि अपन ने, आप नोट्स यदि पढ़ रहे होंगे तो कोलिजन थ्योरी आपको दे रखी है। और उस कोलिजन थ्योरी में यदि आप पढ़ेंगे तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी देखने सुनने में कि किस तरह से आपकी रिएक्शन होनी चाहिए। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन मैंने बता दिया आप लोगों को। बता दी नहीं बता दी? यस सर। मैंने बताया कि दो चीजें आपकी होनी चाहिए। कोलिजन तो हो रही है, कोलिजन बहुत सारी हो रही है। कितनी हो रही है? इतनी सारी कोलिजन हो रही है। हो रही है नहीं हो रही है? लेकिन ये सारी कोलिजन आपकी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रही, क्योंकि दो बैरियर आपके आते हैं। क्या आते हैं आपके? दो बैरियर। अब वो दो बैरियर कौन कौन से हैं? एक तो आपका एनर्जी बैरियर है। कौन सा बैरियर है? एनर्जी बैरियर। मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन तो हो रही है, लेकिन भैया only those collisions will be converted into product in which molecule have minimum sufficient energy। क्या होनी चाहिए?
मिनिमम सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और दूसरा एक बैरियर है, और वो बैरियर कौन सा है आपका? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? ओरिएंटेशन प्रॉपर। ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए बोलिए। यदि प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा तो भी मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट नहीं होगा आपका? प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। बोलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, मैंने बताया ना, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। क्या है आपका? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एटम्स रिक्वायर एनर्जी टू ओवरकम रिपल्सन बिटवीन बी एंड AC। तो एटम्स को बी और AC के बीच में जो रिपल्सन हो रहा है उसको ओवरकम करने के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी वो कहां से आएगी? एनर्जी कहां से आएगी? कोलाइडिंग जो मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी से आएगी। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी इन ए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और उससे आपका किसका फॉर्मेशन होता है? ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ट्रांजिशन स्टेट का। और ट्रांजिशन स्टेट ही आपका पोटेंशियल एनर्जी बैरियर है। जब तक इस बैरियर को अपन क्रॉस नहीं करेंगे, ये जो बैरियर है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, जैसे ट्रांजिशन स्टेट कह रहे हैं, ये जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक क्या प्रोडक्ट बन सकता है क्या? नो सर। जब तक ये ट्रांजिशन स्टेट क्रॉस नहीं होगी तब तक क्या ये प्रोडक्ट बन सकता है क्या भाई साहब? नो सर। नहीं बन सकता। इफेक्टिव कोलिजन्स, कोलिजन्स विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन्स विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो देखिए, ये जो कोलिजन थ्योरी है, कौन सी थ्योरी है? कोलिजन थ्योरी। इस कोलिजन थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टू फॉलोइंग फैक्टर्स। किस पर डिपेंड करेगा? दो फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट। और वो दो फॉलोइंग फैक्टर्स क्या है? एक फैक्टर तो है आपका कौन सा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कौन सा है आपका? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है। दूसरा था आपका इफेक्टिव कोलिजन्स। क्या था आपका? इफेक्टिव कोलिजन्स। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी आपकी किस के? कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव कोलिजन। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को मैंने किससे बताया? Z से। और इफेक्टिव कोलिजन्स को किससे बताया मैंने? E माइनस EA अपॉन RT। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हो गया Z इंटू E माइनस EA अपॉन RT। लेकिन स्टूडेंट, इसमें बाद में एक और फैक्टर जोड़ा गया, और वो जोड़ा गया कौन सा? प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या जोड़ा गया? और इस ओरिएंटेशन को किससे दिखाया गया? P से दिखाया गया। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन हो गया PZ E माइनस EA अपॉन RT। इट इज क्लियर? ये आपका किसके अकॉर्डिंग है? ये जो इक्वेशन है R इज इक्वल टू PZ E माइनस EA अपॉन RT, ये किसके अकॉर्डिंग है आपका? कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग है। और इसे कोलिजन इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे? कोलिजन इक्वेशन, टक्कर समीकरण कहेंगे इसे। क्या कहा जाएगा इसे? कोलिजन। तो ये अब ये कैसे आता है इसको मैं समझाता हूं। K इज इक्वल टू PZ E माइनस EA अपॉन RT। देखिए,
एक रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन, दो मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है। किसके बीच में हो रही है? दो मॉलिक्यूल के बीच में, ए और बी, और उससे बन रहा है प्रोडक्ट। ए और बी, इससे बन रहा है आपका प्रोडक्ट। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा? के, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन, होगा या नहीं होगा? बोलिए स्टूडेंट। यदि मैं ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन को 1 मान लेता हूं तो R इक्वल टू के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। तो फर्स्ट और सेकंड की कंपैरिजन कर लें अपन लोग, फर्स्ट और सेकंड की कंपैरिजन कर लें। तो फर्स्ट और सेकंड की कंपैरिजन करने पर ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पी जेड ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। बोलिए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। यस सर। ये एक जनरल रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? जनरल रिएक्शन। तो इस तरह से ये आपका K इक्वल टू पी जेड ई माइनस ई अपॉन आर टी, जहां P क्या है आपका? P क्या है आपका? ओरिएंटेशन फैक्टर। Z क्या है आपका? Z क्या है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। और ये पूरा क्या है आपका? इफेक्टिव कोलिजन। ये क्या है आपका? इफेक्टिव कोलिजन। अब बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई आपके? यस सर। एनी प्रॉब्लम? यस सर। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? नो सर। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलिए। यस सर। यस सर। जो भी आपको ऐड करना हो वो आप वीडियो से ऐड कर सकते हैं अपने नोट्सों में। ये आपका P क्या है? P आपका स्टेरिक फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या ओरिएंटेशन फैक्टर भी है। एंड दिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ आरएनएस इक्वेशन। अब आरएनएस इक्वेशन से इसकी कंपैरिजन कर लें। आरएनएस इक्वेशन क्या है? इक्वल टू K इक्वल टू A E माइनस ई ए अपॉन आर टी, है कि नहीं है? बोलिए। है कि नहीं है? ये कौन सा इक्वेशन है? ये आरएनएस है कि नहीं है? बोलिए। और ये कोलिजन के अकॉर्डिंग आया कि नहीं आया? कोलिजन थ्योरी से आया कि नहीं आया? जब इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करें तो A इज इक्वल टू पी जेड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? स्टूडेंट बोलिए। यस सर। यस सर। आरएनएस और कोलिजन थ्योरी को जब कंपैरिजन करोगे तो A इज इक्वल टू पी जेड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलिए। यस सर। ये आपका आरएनएस है और आरएनएस, और इसको यदि आप कंपेयर करो तो देखिए A इज इक्वल टू पी जेड, ये आपको दिख रहा है क्या? A इज इक्वल टू पी जेड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसे अपन क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और क्या कहते हैं? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? आरएनएस फैक्टर। इट इज क्लियर स्टूडेंट? यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन? क्या चीज रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है? बोथ कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी करेगी और क्या करेगी अपन की? इफेक्टिव कोलिजन। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? Z, और इफेक्टिव कोलिजन क्या है? E माइनस ई ए अपॉन आर टी। बाद में इसमें एक और फैक्टर जोड़ा गया बेटा, और वो कौन सा था? प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन। इट आल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। करेगा कि नहीं करेगा? बोले। यस सर। यस सर। अब ये तो कुछ चीजें हो गई हैं। अब मैं इसमें आपको कुछ एनसीईआरटी का यदि होगा तो वो और मैं आपको बता दूंगा। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं आपको? रिवीजन्स। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? ये फैक्टर थे या नहीं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते थे?
नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सर रिएक्टेंट, एक और था, टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, सरफेस एरिया। प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, नेचर ऑफ रेडिएशंस, और एक और आप कह रहे हैं कि एक और ऐड कर दीजिए एरिया पे, और वो हो जाएगा क्या? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। बोलिए, यही थे ना 6 फैक्टर आपके? यस सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें आप लोगों को? नो सर। अब ये पूरा मैं एक बार आपको निचोड़ करके बता रहा हूं, पूरे चैप्टर का सिनॉप्सिस है ये पूरे चैप्टर की। ये शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं आपके लिए, ये शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं पूरे चैप्टर के लिए आपके। और देखिए सरफेस एरिया आ गया नीचे, नंबर 6 पे आ गया कि नहीं आ गया? सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में डिफरेंसेस, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया था ऑलरेडी। यस सर। मॉलिक्युलरिटी क्या है? द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। और जबकि ऑर्डर क्या है? द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन द रेट इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज होल नंबर और इंटीजर। ये क्या कभी जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है क्या मॉलिक्युलरिटी? नो सर। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है और होल नंबर हो सकता है। मॉलिक्युलरिटी थ्योरेटिकल है। मॉलिक्युलरिटी कैसी है? थ्योरेटिकल। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा है? एक्सपेरिमेंटल है। मॉलिक्युलरिटी कभी भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। ऑर्डर यूजुअली डज नॉट एक्सीड 3। दोनों ही एक चीजें हैं। अब एक होता है स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, द रिएक्शन विद द मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट ऑर्डर 1 इज कॉल्ड स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसे इंक्लूड कर लेना बेटा, हालांकि नोट्सों में होगा लेकिन फिर भी आप इसे इंक्लूड कर लेना। ऐसी रिएक्शन जिनकी मॉलिक्युलरिटी क्या है आपकी? 2 या 2 से ज्यादा है, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है आपका? 1। उन्हें अपन क्या कहेंगे? स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर। स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसका एग्जांपल ये नहीं, मैं एग्जांपल आपको ये देता हूं। देखिए एग्जांपल देखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर लेंगे इसमें CH3, इस एग्जांपल को आप शामिल कर लीजिएगा, OC2H5 प्लस H2O। और ये जो वाटर है, ये वाटर किस में लिया गया है बेटा? एक्सेस में लिया गया है। एक्सेस। वाटर किस में लिया गया है? एक्सेस में। एक्सेस। तो इससे आपका बनता है CH3C डबल बॉन्ड OH और प्लस C2H5OH। इसकी स्टूडेंट मॉलिक्युलरिटी कितनी है? कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में? अरे 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो मॉलिक्युलरिटी तो कितनी हो गई? 2 हो गई कि नहीं हो गई? और स्टूडेंट इसका जब रेट एक्सप्रेशन लिखा गया तो R इज इक्वल टू K, रेट ऑफ रिएक्शन केवल और केवल किसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है? एस्टर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। किसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है? एस्टर। बेटा रिएक्शन में जो एक्सेस में लिया जाता है, रिएक्शन में जो किस में लिया जाता है? एक्सेस में, कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 1 हो गया कि नहीं हो गया? 1 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल हो गई आपकी? स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई कि नहीं हो गई? बोलिए। यस सर। द रिएक्शंस विद मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, जिनकी मॉलिक्युलरिटी 2 या 2 से ज्यादा हो, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो? 1। ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन।
डेफिनेशन क्लियर है? नोट्स में इंक्लूड कर लोगे आप इसे? यस सर। समझ में आ रहा है सबको भाई? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोले। यस सर। मिटा दूं इस एग्जांपल को? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये इस तरह से बनाया है। इफ ए रिएक्टेंट बी इज इन लार्ज एक्सेस, अब लार्ज एक्सेस में है तो फिर उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, रेट लॉ इस तरह से हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मैंने ये तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया, मैंने तो आपको उसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बता दिया, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। बता दिया नहीं बता दिया? देखिए ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम आ गया कि नहीं आ गया? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, ये वाला एग्जांपल। उसमें H प्लस और एरो पर लिख लेना। H प्लस किस पे लिख लेना? एरो पर। यहां H2O किस में लिया गया है बेटा? H2O किस में लिया गया है? एक्सेस। H2O किस में लिया गया है? एक्सिस में। और जो एक्सिस में लिया जाता है ना, उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करेगा। क्या डिपेंड नहीं करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट लॉ केवल एस्टर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा? एस्टर। H2O की पावर 0 लग गई कि नहीं लग गई? यस सर। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। जनरल रिएक्शंस, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स के लिए, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स के लिए मैंने बता ही दिया था आपको। जनरल क्या फॉर्मूला बताया था? मोल मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस x प्लस वाई प्लस जेड और सेकेंड इनवर्स। इससे आप किसी की भी ऑर्डर ऑफ किसी भी रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? यस सर। यूनिट ऑफ के इस तरह से निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? बोले। सेकेंड ऑर्डर किसी के लिए भी निकाल सकते हो आप। ये गलत लिखा हुआ है, मोल लीटर आएगा यहां पर, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन। इट इज क्लियर? नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन अपन के कोई काम की नहीं है, इसको हटा सकते हैं अपन लोग। टी हाफ मैंने बताया था आपको। अब देखिए, यस सर। पहले जीरो ऑर्डर की बात करता हूं मैं। कौन से ऑर्डर की? जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए अपन ने के का फॉर्मूला क्या निकाला था? ए नॉट माइनस एटी अपॉन टी। निकाला नहीं निकाला? यस सर। और इसके लिए टी हाफ क्या आया था? टी हाफ क्या आया था? ए नॉट अपॉन 2 के। आया नहीं आया? इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर के लिए, कौन से ऑर्डर के लिए? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन 80। हो गया कि नहीं हो गया? और इसका टी हाफ कितना आया था? 0.693 अपॉन के। आया कि नहीं आया? बोले। यस सर। तो ये दो है। इसका फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है कि नहीं है? यस सर। लेकिन क्या फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है क्या? नो सर। नो सर। इट इज क्लियर? ये देखिए, यस सर। नो सर। जीरो ऑर्डर के लिए ये के बराबर ए नॉट माइनस 80 अपॉन टी। यूनिट क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? टी हाफ, ये ए को ही क्या माना है अपन ने? ए नॉट अपॉन 2 के। यहां पर ये जो है ना अपन का इक्वेशन, ये था स्टूडेंट, एक बार मैं बता देता हूं। ए से प्रोडक्ट बनाया था मैंने, आप लोगों को बनाया था नहीं बनाया था?
t इज इक्वल टू 0 पर Yes, sir. इसकी कंसंट्रेशन A मान लेते हैं। एनी टाइम t पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी मान लू? A माइनस एक्स। Right. इस A को मैं A नॉट मान सकता हूं और A माइनस एक्स को मैं क्या मान सकता हूं? AT मान सकता हूं। ठीक है, Yes, sir. तो ये जो है ना ये वाला फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, याद हो तो 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन एटी। लिख दें या नहीं लिख दें? बोलिए। यूनिट आपकी क्या आ जाएगी? सेकेंड इनवर्स। और ये जो टी हाफ होगा, ये टी हाफ आपका क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन के। सेकेंड ऑर्डर अपने सिलेबस में है नहीं है, अपने सिलेबस में सिर्फ कौन सी है? Zero और first order. जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी की अभी अभी डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, क्या होती है? Yes, sir. Total number of. इसकी वैल्यू अपन को याद नहीं रखना है, इसका उससे कोई मतलब नहीं है कोलिजन फ्रीक्वेंसी से। थैंक यू। और बाकी का कल अपन और देखेंगे। अभी इस चैप्टर के बारे में कुछ चीजें बाकी रह गई होंगी तो वो मैं आपको और बताऊंगा अभी। ठीक है ना स्टूडेंट्स? कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवाऊंगा और कुछ चीजें और रह गई होंगी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो वो करवाएंगे अपन लोग आपको। आज के लिए